हेलो वरुण, आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी में। देखिए आज मैं आप लोगों के लगभग 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपी बीएड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की क्लास है। वो इसलिए क्योंकि हर एक टॉपिक से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इस वीडियो में। देखिए मैं और अनुज सर आप लोगों के लिए एक यूपी बीएड में एक सीट फ्री पक्की करवाना चाहते हैं, तो बस उसी की मुहिम ये चल रही है। और कल मैंने आपसे बोला था कि कल या परसों मैंने आपसे बोला था कि रीजनिंग की क्लास में दूंगा। रीजनिंग की क्लास में तब दूंगा जब ये 24 घंटे में इस वीडियो पर लगभग 2K व्यूज़ हो जाएंगे। यानी कि आपको इतनी इसको वीडियो को शेयर करना है, इतनी वीडियो शेयर करना है कि इस वीडियो को आपको 2K हो जाए। जिस दिन मतलब ये जब 2K हो जाए मैं उसी टाइम बैठ जाऊँगा रीजनिंग की वीडियो बनाने के लिए। बस आपको ये वीडियो शेयर करना है, इतना। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने है कि भारत का सबसे ज़्यादा केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम या केरल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, असम की राजधानी है दिसपुर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? दो राजधानियाँ हैं, विंटर की अलग है और समर की अलग है। ठीक है, विंटर की राजधानी है जम्मू और समर की राजधानी है श्रीनगर। देखिए कल जो है मैं उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मैंने कल आपको बताए थे, कल या परसों किसी वीडियो में, तो मैं वो ये बता दिया था। मतलब उस जिस दिन मैंने आपको बताया तो शायद उसके अगले दिन ही ठीक वहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो गए। तो अब वीडियो में एक बच्चा कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तो रिज़ाइन दे दिया है। तो सर ने उससे कहा कि ये एक दिन पहले ही वीडियो बनाई गई थी, यानी कि उस वीडियो बनने के एक दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1875 में या 1891 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो डलहौजी के शासनकाल में चली थी, डलहौजी के समय में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपको याद रखना है ये बम्बई से ठाणे तक चली थी। मात्र 34 किलोमीटर ये रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, 1853 में चली थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? देखिए ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे किसी समय सुभाष चंद्र बोस। तो आपसे ये पूछा गया है कि पद से इस्तीफ़ा देने के बाद यानी कि त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था उनके बाद? पटाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू या JB कृपलानी? बताएं इसका आंसर आप लोग। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब जो था ये अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जब अध्यक्ष बने तो ये महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा, ठीक, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफ़ा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति कब बने? तो मैं आपको बता दूं 24 जनवरी जो है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है? खसरा, हेपेटाइटिस A या TB या पोलियो? बताइए इसका आंसर आप लोग। और आपको मालूम है TB को हम लोग क्षय रोग भी बोलते हैं। तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने चुना है TB यानी कि क्षय रोग, तो आप लोग बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, ठीक, मैं आपको बता दूं। और BCG की फुल फॉर्म क्या होती है जो यहाँ पर लिखी है? तो मैं आपको बता दूं BCG की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉट प्रणाली ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है डॉट प्रणाली ये TB से संबंधित है, यानी कि डॉट प्रणाली क्षय रोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? साइरस, सूर्य, ध्रुव या अल्फा सेंचुरी? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कौन सा तारा जो है, देखिए सूर्य एक तारा है, माना जाता है सूर्य एक तारा है और सूर्य का निर्माण जो है दो गैसों हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। इसमें पूछा गया आपसे कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो आपको याद रखना है सूर्य वो तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, देखिए सूर्य बड़ा है, अपनी पृथ्वी छोटी है। ठीक है, और पृथ्वी पर
कितना जो है सूर्य का वो आता है, सूर्य का ताप आता है। तो आप देख लो 2 अरबवां भाग जो है वो पृथ्वी पर पड़ता है सूर्य के तापमान का, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम क्या था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जॉन हैरिसन, रिचर्ड आर्कराइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताएं जल्दी से, सोचे इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो आप सभी को मालूम है डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया, ठीक है। और इन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की, किसने? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इसको शेयर करना है। और आप लोगों को टारगेट याद है ना, इसको इतना शेयर करना है कि इसको लगभग 10 से 12 घंटे में या 24 घंटे में 2K इस पर व्यूज़ आ जाएं। आप लोग देखते रहना, तब तक आपको शेयर करना है, क्योंकि तभी आपको भैया रीजनिंग की डेली क्लासेस मिल पाएंगी। डेली आपको बहुत बढ़िया तरीके से रीजनिंग की क्लास मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका आंसर बताएं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, यानी कि ये आपको बताना है कि कारखाना अधिनियम कब आया था। तो 1948 में आया था। खान अधिनियम कब आया था? 1952 में आया था। बाल श्रम अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था, या ये सभी? इसका आंसर आप लोग बताएं जल्दी से, क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए आप लोग। देखिए तो ये सब आप लोग याद कर लो। कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में आया। खान अधिनियम कब लगाया गया, चालू किया गया, पारित किया गया? 1952 में। और बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम ये कब पारित किया है? 1986 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये सब जानते हैं, बच्चा जानता है। 19 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष? इसका सही आंसर जो है वो आप लोग बताएं। देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत। देखिए जो हर एक भारत का एक नागरिक है उसको मत देने का अधिकार है, यानी कि वोट देने का अधिकार है। जो हमारा मूल संविधान था, यानी कि जो संविधान था हमारा, इसमें मत अधिकार की आयु क्या थी? 18 वर्ष थी। यानी कि पहले होता ये था कि जो बंदा 18 साल से ऊपर का है या 18 वर्ष का है वही वोट दे सकता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। इसमें वोट देने की आयु को 21 से 3 साल घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि 61वें संविधान संशोधन के तहत अब जो बंदा 18 साल का है वो भी वोट दे सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताएं आप लोग। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सबसे पहले आयोजन कहाँ किया गया? 1899 में। कब किया गया? 1899 में, 1897 में, 1900 में या 1896 में? बताएं इसका आंसर आप लोग। चलिए तो इसका आंसर अगर आप लोग सोच रहे हो ऑप्शन नंबर डी 1896, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सबसे पहले आयोजन 1896 में किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है, फ्रांस में किया गया। अच्छा एक कोई थे, उनके प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू किया गया था, तो वो कहाँ के थे? फ्रांस के ही थे वो। उनका नाम था पियरे डी कोबार्टिन इनका नाम था। इन्हीं के प्रयासों से यूनान के एथेंस में आयोजित किए गए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फ्रांस के थे, ठीक है, और पहले किए कहाँ गए? यूनान के एथेंस में सबसे पहले किए गए, ये आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद किया जाता है, हर 4 साल बाद किया जाता है। चलिए तो मैंने आपको ये बता दिया कि 1896 में पहले ओलंपिक हुए थे। कहाँ हुए थे? यूनान के एथेंस में हुए थे। मगर अब जो 2024 में ओलंपिक खेल होंगे ये कहाँ पर होंगे? तो आपको याद रखना है फ्रांस के पेरिस में होंगे। उसके 4 साल बाद यानी कि 2028 में ये ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। और लॉस एंजल्स कहाँ पर है? ये अमेरिका में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब एक और खेल की बात कर लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेल, जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ खेल भी बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम भी बोलते हैं। इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? इसका पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर खेल इसका पुराना नाम था।
तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जो सबसे पहले हुए ये कब हुए, ये 1930 में किए गए। कहाँ खेले गए, ये हैमिल्टन में खेले गए, और हैमिल्टन कहाँ था, कनाडा में था। अब अच्छा ये बताइए 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ये कहाँ हुए थे, ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। और अब जो उसके 4 साल बाद जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे, ये कहाँ होंगे, ये आपको याद रखना है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एशियाई खेल 3 तरह के खेल होते हैं, एशियाई खेल जिसको हम एशियाड खेल भी बोलते हैं। तो पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे, 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेल हुए थे, ये आपको याद रखना है। अच्छा 2018 के एशियाई खेल हुए, ये कहाँ हुए, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए हैं, ये आपको याद रखना है। फिर 2018 के 4 साल बाद यानी कि 2022 के एशियाई खेल कहाँ होंगे, तो ये चीन में होंगे, ये आपको याद रखना है। जितना मैंने आपको बताया वो सब आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आ जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर बार आते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं। मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है, इसका आंसर बताएं क्या हो सकता है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है मधुमेह यानी कि जब किसी को डायबिटीज़ रोग हो जाता है तो उसके शरीर का कौन सा अंग जो है वो दोषपूर्ण कार्य करने लगता है। तो आप जानते होंगे अग्न्याशय जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि अग्न्याशय जो है ये दोषपूर्ण कार्य करने लगता है। अच्छा ये अग्न्याशय क्या होता है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, पहली तो पीयूष ग्रंथि होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्न्याशय ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 18, 19, 14 या 20, बताएं इसका आंसर आप लोग। देखिए आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखिए हम लोग आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं हम लोग। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, ठीक। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। अच्छा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ये आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूं असगौन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अच्छा आरबीआई का अभी तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, मगर पहले कहाँ था, तो आपको याद रखना है कलकत्ता में पहले इसका मुख्यालय था, ठीक है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी किस नाम से जाना जाता है, मालाबार, कोंकण तट या कोरोमंडल तट या पाक जल संयोगी, बताइए इसका आंसर आप लोग। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग, क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए तो इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो ऑप्शन नंबर ए मालाबार, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक रहता है, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 62 वर्ष, बताइए इसका आंसर आप लोग। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो सकता है। देखिए तो आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष। अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो आप बताना 62 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ हम लोग। भारत का सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक, बताएं इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में राज्य और उसकी राजधानी पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित WAP है, यानी कि सिंपली आपको WAP की फुल फॉर्म बताना है। तो क्या WAP की फुल फॉर्म हो सकती है, ये आप लोग बताएं जल्दी से। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। चलिए अच्छा, प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है, एक ग्रुप ऑफ रूल्स, यानी कि एक रूल्स का ग्रुप जो है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाने जाता है, उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन या अल्पाइन वन। बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो उष्णकटिबंधीय वन, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर आप लोग बताएंगे। मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, मगर वर्तमान में केवल कितने हैं, 6, 4, 3 या 2। बताइए इसका आंसर आप लोग। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए वर्तमान समय में तो ठीक, वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार थे, 7 थे। वर्तमान समय में 7 थे, लेकिन अब कौन कौन से हैं, अब क्या हैं, अब 6 ही हैं, ये आपको याद रखना है। और वो 6 जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। देखिए पहला है मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार, यानी कि ये हम लोगों को अधिकार प्राप्त हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, ये शोषण शब्द जो आया है ये क्या होता है, जिसके मैं एग्जाम्पल से आपको एक समझाता हूँ कि एक मज़दूर है जिसको आप लोग उतनी तनख्वाह दे रहे हो, उतना पेमेंट कर रहे हो कि वो 8 घंटे काम करे, यानी कि आप उसको पैसे तो 8 घंटे के दे रहे हो, मगर आप उससे 10 घंटे काम करवा रहे हो, यानी कि 2 घंटे काम करवा रहे हो एक्स्ट्रा। तो ये 2 घंटे का आपने उसका क्या किया, शोषण किया। चलिए, पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा हो गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए ठीक है। और संविधान की बात आई है तो मैं आपको बता दूं वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं, 22 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 22 अनुसूचियां हैं, 22 अनुसूचियां नहीं बल्कि 22 भाग हैं, और आपके सामने 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा रोग H5N1 नाम वायरस से होता है, बर्ड फ्लू, एड्स, रक्त कैंसर या स्वाइन फ्लू। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर ए बर्ड फ्लू, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई, 1985, 1975, 1966 या 1977। बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हो 1975, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, अब आपको बताना है, देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला आपसे पूछा जाता है तो कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, तो पूरब इस साइड हो जाएगा बलिया। ठीक है, बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है। पश्चिमी ज़िला कौन सा है, शामली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िला, सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है, तो आपको याद रखना है सहारनपुर। और आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा है, तो आपको याद रखना है सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, सॉरी दक्षिणी जनपद है। अब मैं आपको बता दूं भारत का वो एकमात्र जनपद है सोनभद्र, जो 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। आपको याद रखना है भारत का एकमात्र जनपद है सोनभद्र। ठीक है, जो 4 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। वो 4 राज्य आपसे पूछ लिए जाते हैं, कौन से वो 4 राज्य हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इन 4 राज्यों के साथ सोनभद्र जो है सीमा को साझा करता है। चलिए अच्छा, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होता है उत्तर प्रदेश में, किस जनपद का सबसे अधिक क्षेत्रफल है और कितना है। तो मैं आपको बता दूं लखीमपुर खीरी का सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है,
680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सोनभद्र है। आपसे पूछा जाता है सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो आपको याद रखना है हापुड़ का सबसे कम क्षेत्रफल है, कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बताना है सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में। बताइए इसका आंसर आप लोग। सहारा मरुस्थल, तो आप सभी को याद रखना है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका में है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताएं, तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, जिस पर से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा होकर गुजरती है। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप है जिस पर से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा जो है वो होकर गुजरती है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई, मार्च 1959 में, जनवरी 1958 में, सितंबर 1956 में या नवंबर 1957 में। बताइए इसका आंसर आप लोग। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई, सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसका आंसर आप लोग बताएं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। ठीक है, गंगा यहीं से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, रावी भी यहीं से निकलती है और व्यास भी यहीं से निकलती है। अब देखिए नदी का एक क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यूपी में 3 जगह से नदियां निकलती हैं। कहाँ से, उत्तर प्रदेश में 3 जगह से नदियां निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं इनको सदानीरा कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से यही जमी रहती हैं। ठीक है, हमेशा बर्फ़ से जमी रहती हैं। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो मैं आपको बता दूँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, ये कुछ नदियाँ जो है ये हिमालय से निकलती हैं। दूसरे प्रकार की जो है ये मैदानी भाग से निकलती हैं। कुछ नदियाँ मैदानी भाग से निकलती हैं, मैदानी भाग से गोमती नदी निकलती है। उसके बाद तीसरा है दक्षिण पठार से नदियाँ निकलती हैं। तो दक्षिण पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, रिहंद नदी जो है ये दक्षिण पठार से निकलती हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब मैं आपको बता दूँ कि देखिए गंगा जो है ये सब जानते हैं कि उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये किस जनपद में सबसे पहले इसकी एंट्री होती है, यानी कि किस जनपद में सबसे पहले जो है गंगा नदी एंट्री लेती है। तो आपको याद रखना है वो जनपद का नाम है बिजनौर। बिजनौर में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश लेती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है और गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो आपको याद रखना है। देखिए अगर भारत में पूछे गंगा नदी की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है तो 1000 किलोमीटर मात्र उत्तर प्रदेश में है। और गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलती हुई, ठीक है, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में 28 ज़िलों को टच करती हुई निकलती है। 28 ज़िलों को टच करती हुई निकलती है। ठीक है, गंगा नदी की बात हो गई। अब हम बात कर ले रहे हैं यमुना नदी की। देखिए यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री से निकलती है, एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के फैज़ाबाद में प्रवेश करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, सबसे पहले बिजनौर में। इसी तरह यमुना नदी जो है ये सबसे पहले सहारनपुर के फैज़ाबाद में प्रवेश करती है। और यमुना नदी 19 ज़िलों को टच करती है उत्तर प्रदेश के। जैसे कि मैंने आपको बताया गंगा नदी जो है ये 28 ज़िलों को उत्तर प्रदेश में टच करती है, उसी तरह से यमुना नदी 19 ज़िलों को टच करती हुई निकलती है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए यमुना नदी जो है ये इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं,
चंबल नदी है, सिंध नदी है, हिंडन नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है। बस लास्ट में आपको और कुछ बता दूं कि यमुना नदी की लंबाई मैं भूल गया था। देखिए यमुना नदी की लंबाई होती है 1376 किलोमीटर, ठीक, यानी कि ये इतनी दूरी जो है वो तय करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। कौन सी गुफा है वो? एलोरा है, खंडगिरी है, कपिलाश है या सारनाथ है? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो ऑप्शन नंबर ए एलोरा, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक द्वारा निम्न में से किसकी गति को मापा जाता है? हवाई जहाज़, वायु, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए मैक द्वारा जो है इनमें से किसी भी गति को नहीं नापा जाता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? ये आपको बताना है। प्यूपिल, रेटिना, आइरिस या फीमर? बताएं आप लोग। तो देखिए फीमर जो है ये बिल्कुल नहीं है। प्यूपिल, रेटिना, आइरिस ये सब जो हैं ये नेत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है? भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या उपरोक्त में से किसी को नहीं? देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है ये कभी भी त्यागपत्र देगा तो ये उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति कभी भी त्यागपत्र देगा तो ये राष्ट्रपति को देगा। ये आपको याद रखना है। और भारत का पहला नागरिक ये भारत का राष्ट्रपति ही कहलाता है। निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। शीत मरुस्थलीय जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? ये आपको बताना है। 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945 या 7 अक्टूबर 1944 या 28 सितंबर 1944? बताइए इसका आंसर आप लोग जल्दी से। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये बिहार की राज्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, रेशो द्वारा? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी मालूम पड़ जाएगा। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिनबरो या लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड डलहौजी? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो रेल चलाई गई वो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई पहली रेल। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या राजस्थान? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो आपको याद रखना है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो यूपी में शुरू की गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। धोखाधड़ी के उद्देश्य से ईमेल आदि के माध्यम से किसी व्यक्ति के खाते आदि जैसी व्यक्तिगत सूचना पूछना क्या कहलाता है? आर्थिक अपराध, फिशिंग, साइबर जासूसी या स्पैम? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो वो क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? किसी भी राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का कोई न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति? बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ये राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5 या 2? जीएसटी के कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है।
तो जीएसटी के 3 प्रकार हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी की स्थापना जो है 1 जुलाई 2017 को की गई थी। जीएसटी को सबसे पहले असम ने अपनाया था भारत में, और विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। आंतरिक सुरक्षा क्या है? आंतरिक सुरक्षा क्या है? देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति, देश के बाहर क्षेत्रों में आतंकीय गतिविधियों की अनुपस्थिति, देश के अंदर सामाजिक समस्याओं की उपस्थिति, या देश के बाहर आर्थिक गतिविधियों की अनुपस्थिति। आंतरिक सुरक्षा आपको बताना है ये क्या है। देखिए आंतरिक सुरक्षा क्या है? देश के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की अनुपस्थिति, यानी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए। जब नहीं होंगी तो वो आंतरिक सुरक्षा बन जाएंगी। ठीक है, चलिए यहीं पर हम लोग जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपको ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आपको वीडियो के सेक्शन में आपको ये बताना है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा आपको शेयर करना है। आप जितनी शेयर करोगे उतनी ही क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलेंगी और बहुत तेज़ी के साथ चलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी क्लासेस लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके बाय।